नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। आज इस कार्यक्रम में मैं दो जन्म कुंडली लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये ऊपर वाली जो जन्म कुंडली है वो पति की है और नीचे वाली कुंडली पत्नी की है। मैं दोनों ही जन्म कुंडलियों के जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान इत्यादि से आपको अवगत करा देता हूं और फिर इनके जो प्रश्न हैं, चाहे वो इनके दाम्पत्य या इनके बाकी के जीवन से संबंधित, उन प्रश्नों का जवाब हम इन दोनों ही जन्म कुंडलियों से आज तलाशने का प्रयत्न करेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले ऊपर वाली जो ये जन्म कुंडली है यानी पति की जन्म कुंडली, इनकी जन्म कुंडली के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इनकी जन्म तारीख और जन्म समय इत्यादि से मैं आपको अवगत करा देता हूं, तो आप मिला लीजिए। जन्म की तारीख जो है 30 जुलाई 1983 और ये शनिवार का दिन है। जन्म का जो समय है वो दिन में 11:50 का है, मथुरा उत्तर प्रदेश। इन्होंने श्रावण मास में जन्म लिया है और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को, ये ब्राह्मण वर्ण के हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण का जन्म है और मनुष्य गण के हैं। मीन राशि है इनकी, जल तत्व की ये राशि है और देव गुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। जन्म कुंडली आपके सम्मुख है, तुला लग्न की जन्म कुंडली, और इनकी जो राशि है मीन, लग्न के स्वामी शुक्र बनते हैं, जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं और वो कैसे हैं तो भाग्यपति के साथ बैठे हैं। अब आइए नीचे वाली जो जन्म कुंडली आप देख रहे हैं, इस जन्म कुंडली के जन्म तारीख इत्यादि से मैं आपको अवगत कराता हूं। ये पत्नी की जन्म कुंडली है। जन्म की तारीख जो है वो 30 जुलाई है 1979 और जन्म का समय है प्रातः 7:50 का, कानपुर उत्तर प्रदेश। इनका भी जन्म श्रावण मास का है, शुक्ल पक्ष की षष्ठी का, सोमवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है और ये वैश्य वर्ण की हैं। हस्त नक्षत्र के तृतीय चरण का जन्म है इनका, देवगण कन्या राशि और ये भूमि तत्व की राशि है। इनकी कुंडली को अगर आप देखें तो ये सिंह लग्न की इनकी कुंडली, लग्नपति बनते हैं सूर्य जाकर के कुंडली के 12वें भाव में, और 12वें भाव में अगर आप देखें तो गुरु, बुध, सूर्य और शुक्र, ये 4 ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। प्रिय दर्शकों, अब प्रारंभ में ही इनकी जन्म कुंडली को आपने देख लिया। वर की कुंडली यानी पुरुष की कुंडली तुला की और स्त्री की कुंडली जो है वो सिंह की। आपस में ये दोनों ग्रह मित्र तो बिल्कुल ही नहीं है, परंतु विषम लग्न और विषम लग्न। राशि की यदि हम बात करें तो इनकी भी कुंडली में अगर देखें तो सम राशि में चंद्रमा है और इनकी भी कुंडली में सम राशि में चंद्रमा यानी मीन और कन्या में। अब मैं आप दोनों को इन दोनों की कुंडली का मेलापक, प्रिय दर्शकों, आज सबसे बड़ी समस्या है कि मैं बहुत सारी चीजें आपको इस बोर्ड पर बना करके नहीं दिखा सकता था, सो बताते चलूंगा। डेट ऑफ बर्थ इत्यादि इसीलिए बताया है ताकि आप भी इस जन्म कुंडली का निर्माण कर सकें और इस कुंडली को भली भांति समझ सकें। तो मैं सबसे पहले अष्टकूट मिलान इन दोनों ही कुंडलियों का कर देना चाहता हूं ताकि इसके बारे में जो भी बातें आगे हम करें उसे भली भांति हम समझ लें। देखा जाए तो अष्टकूट मिलान में ये कुंडली लगभग 26.5 गुण मिलती है। ब्राह्मण वर्ण का वर यानी पुरुष और वैश्य वर्ण की स्त्री, ठीक है, विवाह अच्छा माना जाएगा इसको। इसके बाद अगर हम सीधे देखें तो यहां पर ग्रह मैत्री कमजोर दिखाई पड़ रही, क्योंकि ये बुध हैं और ये देवगुरु हैं। इस पर मैंने कई सारे वीडियोज बनाए हुए हैं। अभी कल ही प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर मैंने एक वीडियो डाला था, आपने उसको देखा था। जन्म कुंडली में आज के इस परिवेश में ग्रह मैत्री का मिलाना बेहद आवश्यक है, वो पॉइंट मैंने वहां नोट कराया था। यहां पर अगर देखें तो गुरु और बुध आपस में मित्र तो नहीं हैं, लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि अगर ये दोनों के दोनों यानी गुरु से प्रभावित व्यक्ति और बुध से प्रभावित व्यक्ति एक लंबे समय तक साथ रहे तो
प्रारंभिक दौर में इन दोनों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पाता। ये वैसे ही है जैसे गुरु और शिष्य के मध्य आपस में संबंध पहले ठीक नहीं हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यानी गुरु के बिना शिष्य की महत्ता नहीं और शिष्य के बिना गुरु भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। तो दोनों की एक दूसरे से ही महत्ता है, लेकिन शुरुआती दौर में जब शिष्य है वो गुरु को ठीक से समझ नहीं पाता, गुरु भी कई बार एकाएक शिष्य को नहीं समझ पाते, उनको थोड़ा समय लगता है। फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो फिर वही इतिहास रचा जाता है। तो वो दाम्पत्य खराब नहीं होता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं प्रारंभिक दौर की गड़बड़ी तो होती है। इसके बाद बता दूं तो पुरुष जो है यानी पति मनुष्यगण के हैं और पत्नी देवगण की। चलेगा, ये विवाह भी होता है, मनुष्य जो है देव के अधीन हो जाता है, ठीक है। और बाकी कोई और दोष नहीं है, किसी भी तरह से कोई नाड़ी दोष इत्यादि नहीं है। तो ये तो जन्म कुंडली की सामान्य सी बातें हुई जो मैंने आपके सम्मुख रख दी, आपने समझ लिया। अब यहां पर जरा देखिए तो लग्न में ही इनके उच्च के शनि बैठे हुए हैं, जो कि इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अब लग्नगत शनिदेव पर अगर आप देखें तो राहु की दृष्टि है, बाकी और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं। यहाँ एक और चीज है कि इनका जो चंद्रमा है वो जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में बैठा हुआ है। ऐसे चंद्रमा पर वैसे तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, बाकी और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो कम से कम गुरु की भी दृष्टि से हम चंद्रमा का केमद्रुम भंग तो मान सकते हैं, लेकिन हाँ ये मानसिक अशांति और परेशानी का कारण बनेगा। हालांकि ये तय है कि केमद्रुम गुरु की दृष्टि भी अकेले पड़ रही है, तो कम से कम केमद्रुम तो भंग माना ही जाएगा। अब यहां एक और चीज है, सूर्य का इनकी जन्म कुंडली के दशम में बैठना, और ये सूर्य 12 अंश 54 कला के साथ पुष्य नक्षत्र में शनिदेव के नक्षत्र में बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, इनके तरफ से मुझे लगता है कि पत्नी की तरफ से इस कुंडली को भेजा गया है, और इन दोनों ही कुंडलियों से संबंधित इन्होंने जो जो प्रश्न किए हैं, मैं उन प्रश्नों को आपके सम्मुख रखना प्रारंभ करता हूं, और फिर हम इन दोनों की जन्म कुंडली से उन प्रश्नों का जो जवाब है वो हम तलाशेंगे। मेरी जिंदगी में पिछले 5 साल से बहुत संघर्ष है। 3 वर्ष से ज्यादा रोग, रिपु, मानसिक अशांति, गृह कलह, ससुराल, मायके, निजी नौकरी, ये संघर्ष खत्म कब होगा? निसंदेह ये जो प्रश्न है इनकी तरफ से पूछा गया है। पति की कुंडली भी इन्होंने दी है, इनके तरफ से ये प्रश्न है। इनकी राशि को जरा देखिए, ये कन्या राशि की हैं। इन्होंने जो प्रश्न पूछा 3 वर्ष से ज्यादा, अब मैं सीधे आपको इनके वर्तमान दशा की ओर लेकर के चलता हूं। तो आपको मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति की दशा इनको चल रही है। देवगुरु बृहस्पति की दशा के साथ साथ इनको वर्तमान में गुरु में राहु का अंतर चल रहा है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए और समझने का प्रयत्न करिए। मैं इनको तो समझा ही रहा हूं, बाकी के मेरे दर्शक भी इस पॉइंट को समझने का प्रयत्न करें। इन्होंने ये जो कहा 3 वर्ष से, तो अगर आप गौर करें तो इनको देवगुरु की जो दशा है, वैसे इस दशा को खराब तो नहीं कहा जाएगा। हालांकि देवगुरु की स्थिति को अगर आप देखें तो देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होकर के जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनकर के जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे लग्नेश के साथ हैं। गुरु सूर्य की युति को शिक्षक योग कहा जाता है, जातक को बुद्धिमान बनाता है, अच्छा है। धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। शुक्र के वहां होने से भी स्थितियां अच्छी ही मानी जाएंगी। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में 4-4 ग्रह हों, कहीं ना कहीं उन्हें मैं परोपकारी कहता रहा हूं, और ये सब के सब अच्छी स्थिति में ही है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये देवगुरु बृहस्पति का जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठना, और वो भी इनके पंचमेश बनकर के लग्नेश भी 12वें भाव में बैठे, तो ये कहीं ना कहीं जीवन काल में संघर्ष की स्थिति को पहले ही प्रदर्शित करता है। जब लग्नेश जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो तो संघर्ष की स्थिति बनेगी। एक और पॉइंट है, इनकी कुंडली के लग्न में ही शनि राहु की युति है। इसे भी एक तरह से देखा जाए तो ये पिशाच पीड़ा योग कहा गया है, यानी जातक की जीवन काल में संघर्ष परेशानी की स्थिति बनी ही रहती है। अब यहाँ पर राहु और शनि की स्थिति को अगर आप देखें तो दोनों के दोनों बिल्कुल 15 और 18 अंश पर हैं, एकदम से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो ये जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को तो पहले ही प्रदर्शित कर रहे हैं। जो लग्नगत सिंह लग्न की कुंडली में शनिदेव का जाकर के लग्नगत हो जाना, वो भी षष्ठेश बनकर के राहु के साथ, ये जीवन से कभी संघर्ष और परेशानी को पूर्णतः समाप्त नहीं होने देगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अगर इनकी राशि को देखें तो कन्या राशि की हैं। कन्या राशि के बारे में बीते दिनों को जरा याद करिए। अभी तुला को जब शुरू हुआ उससे पहले मैंने क्या कहा था कि कन्या राशि के लिए राशि से शनि पंचम चल रहे हैं, घर छूटे, परिवार छूटे, स्थिति बिगड़े तो संसार छूटे, तो उस टाइम से गुजर रही थी। अब ऊपर से अगर आप मेरे कार्यक्रम को देखते हैं तो इनकी कुंडली में 29 अक्टूबर 2021 से 23 मार्च 2024 तक गुरु में राहु का अंतर चल रहा है। अगर आप मेरे कार्यक्रम देखते हैं तो इस सूत्र को भी आपने सुन रखा होगा, इन्होंने भी सुन ही रखा होगा। गुरु में राहु का अंतर भी बहुत कष्ट देता है, तो वो टाइम अभी जारी है। हालांकि देखा जाए तो इनकी राशि को अब 7.5 ढैया इत्यादि नहीं है, परंतु गुरु में राहु का ये जो अंतर है
ये संघर्ष और परेशानी की स्थिति को बनाए रखेगा, और इसी के चलते आप जो भी संघर्ष और जो भी परेशानी देख रही हैं, इसके पीछे यही कारण है। एक और पॉइंट इन्होंने लिखा है कि 3 वर्ष से ज्यादा रोग, रिपु, मानसिक अशांति, गृह कलह, ससुराल, मायका, निजी नौकरी, सब में संघर्ष इनको हो रहा है। तो ये तो गुरु में राहु का अंतर हो गया है, जिसके चलते जीवन में ये विशेष रूप से ये 3 साल से, और उससे पीछे चले तो राशि से शनि पंचम। देखिए, एक बड़ा गंभीर तथ्य और तर्क है, आप इसको जरा समझने का प्रयत्न करिए। ये समय आपका समाप्त होगा और इसी के बाद आपको शनि की दशा शुरू हो जाएगी। शनि की दशा 19 साल की होगी, 23 मार्च 2024। प्रिय दर्शकों, कुछ बातें और भी इनके प्रश्नों से मुझे पता चल रहा है, जिसके चलते देखिए, हमेशा एक बात मैं कहा करता हूं कि एक ज्योतिषी जब जन्म कुंडली का अध्ययन करता है तो वो देश, काल, परिस्थिति दोनों को देखता है। इन दोनों की कुंडली का मेलापक खराब नहीं था, मैंने आप सबके सम्मुख रखा। एक ग्रह मैत्री नहीं मिल रही, जिसके बारे में मैंने कहा कि शुरुआती कुछ दिन बहुत संघर्ष में होते हैं, बाद में तो अच्छा ही हो जाता है। अगर इनकी कुंडली को देखें तो सप्तम भाव का जो स्वामी है वो जाकर के भाग्य भाव में बैठा है राहु के साथ, परंतु मृत अवस्था में है। अगर हम बात तो शुक्र की करें तो शुक्र जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं, जो कि लग्नेश हैं, ये दाम्पत्य कारक और पत्नी के कारक हैं। पत्नी का कारक शुक्र जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठे, ये अच्छी स्थिति ही मानी जाएगी, और इसलिए तो और अच्छी स्थिति मानी जाएगी कि पत्नी के आने के बाद जीवन काल में धन आने लगता है, धन की स्थिति और अच्छी हो जाती है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये कहीं ना कहीं जो सूत्र है इनकी कुंडली में, ये मुझे ठीक दिखाई पड़ता है कि ये नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है। फलतः अगर ये सरकारी नौकरी में है तो पत्नी के जीवन में आने से धनागमन की स्थिति तो मजबूत होनी ही होनी है। तो ये पॉइंट तो इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं प्लस दिखाई पड़ रहा है। अब जरा गौर करिए, तो इनकी कुंडली में सप्तम भावपति जाकर के कुंडली के भाग्य में बैठा है, राहु के साथ है और मृत अवस्था में है। तो इनकी कुंडली में दाम्पत्य सुख कहीं ना कहीं कमजोर हुआ। अगर मैं इनकी कुंडली में नौमांस की चर्चा आपके सम्मुख करूं तो इनकी कुंडली में, यानी पति की कुंडली में नौमांस, चूंकि इनका लग्न जो है वर्गोत्तमी है, नौमांस में भी इनकी कुंडली में केतु और बुध की युति सप्तम में, और राहु, चंद्रमा और सूर्य लग्न में बैठ करके सप्तम को देख रहे हैं। तो राहु और सूर्य दोनों के दोनों विच्छेदात्मक ग्रह, चंद्रमा भी 7 पाप ग्रह के बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ अमावस्या की स्थिति है, ये चंद्रमा भी पाप ग्रह, 3 पाप ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर। इनकी कुंडली में स्त्री कारक कौन बनता है तो शुक्र बनते हैं। वो शुक्र वहां भी बैठे हैं सिंह में ही, नौमांस में है वर्गोत्तमी, लेकिन कहीं ना कहीं सप्तम भाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि इनकी कुंडली में 1-2 पॉइंट बहुत जबरदस्त हैं। वो है इनका षडबल में सूर्य बली, चंद्रमा बली। एक और पॉइंट आपको बताऊं तो इनका मंगल वर्गोत्तमी है, इनका शुक्र वर्गोत्तमी है, इनका लग्न वर्गोत्तमी है। तो ये पॉइंट इनकी कुंडली में मजबूत है, कहीं ना कहीं मजबूत है। इनका सूर्य जो है दशम में दिग्बली होकर के बैठा है, पर समस्या यह है कि वो नौमांस में नीच का हो गया है। तो ये एक जरूर कमी की स्थिति प्रदर्शित कर रहा है। अब इनकी कुंडली पर आइए। इनकी कुंडली में आप देख रहे हैं सप्तम पति सप्तम को देख रहे हैं, फलतः विवाह को तो उन्होंने करा दिया, लेकिन लग्न में ही श्रापित स्थिति होने के कारण ये बहुत सुखद दाम्पत्य की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। पति के कारक कौन होते हैं तो देव गुरु बृहस्पति, वो जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे लग्नेश के साथ हैं, बहुत अच्छी स्थिति। परंतु अगर आप गौर करें तो राहु मंगल ने इस भाव को ही पाप मध्यत्व में डाल दिया है। अब आगे सुनिए, इनकी कुंडली में नौमांस में सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, वो जाकर के 3रे भाव में बैठे हैं। नौमांस में इनकी कुंडली में सप्तम भाव कोई बहुत पीड़ित नहीं है, परंतु इन्होंने जो लिखा कि मानसिक अशांति, ससुराल पक्ष इत्यादि कहीं से भी, यहां तक कि इन्होंने ये भी लिखा है कि मायके से भी मुझे कोई बहुत सहयोग नहीं मिल रहा है, मायके से भी संघर्ष की स्थिति वहां से भी बनी हुई है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं प्रारंभ में ही, ये बात वैसे तो अंत में उपाय के रूप में बताना चाहिए, लेकिन प्रारंभ में ही बता देना चाहता हूं। यहां नजर जरा डालिए, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध ने आपस में परिवर्तन किया हुआ है। ये द्विद्वादश, दूसरे और 12वें भाव का परिवर्तन है, अच्छा नहीं है। याद रखिएगा, धनपति जब व्ययपति से परिवर्तन करते हैं तो धन संचित नहीं होता, व्यय होने लगता है। लेकिन उससे बड़ी विचारणीय तथ्य और दूसरा है क्या, जब द्वितीय पति द्वादश में चले जाएं और द्वादश पति द्वितीय में चले जाएं तो ऐसा जातक निसंदेह ये दोनों के दोनों शुभ ग्रह हैं। अलग बात है कि बुध जाकर के वहां सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, परंतु 15 अंश पर बैठे हुए हैं। तो 15 अंश के बारे में हमेशा कहा करता हूं कि 12 अंश से ऊपर हैं तो वो अच्छा फल देंगे, पर इसके बावजूद यहां पर आप दूसरों को सही सलाह देती हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आपका लग्न सिंह है, इस लग्न के बारे में भी मैं कहा करता हूं कि इस लग्न के बारे में अगर विचार करें तो स्वतंत्र विचारधारा, गुस्सैल प्रवृत्ति ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैंने और भी पूर्व में बात कही थी कि ऐसे लोग नेक विचार के होते हैं,
परोपकारी और नेक विचार के होते हैं। तो ये सब कुछ सत्य है, परंतु अगर आप सामने वाले को बहुत अधिक मदद करें, याद रखिएगा, इस बात को भूलिएगा मत, केवल आपके लिए नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। आज के इस परिवेश में आप किसी की मदद करना चाहते हैं, कर दीजिए, पर बहुत ज्यादा ज्ञान की बात मत बताइए उसको। आप उसके बहुत भले की बात उसको मत बताइए, उसको बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में सब ज्ञानी है, और आप जब ज्ञान देंगे तो आपका पक्का शत्रु बन जाएगा। आपकी सबसे बड़ी समस्या है ये, दूसरों को ज्ञान देना। और कैसा ज्ञान देना? निसंदेह उसके हित का कहना, लेकिन आपकी जो हित की बोलने की आदत है, यही आपका सबको आपका शत्रु बना के रखेगा। तो इस पर अभी से आप नियंत्रण रख लीजिए। सुनिए, बोलिए मत। याद रखिए, सामने वाले का आग लग रहा है, लग जाए, लेकिन अगर आपसे वो मदद नहीं मांग रहा और आप जाकर के आग बुझाने जाएं, तो पता नहीं आग बुझ जाए, बाद में आप ही का नाम लग जाए कि आग बुझाने आप कैसे आए, मैंने तो आपको बुलाया था, कहीं आप ही ने तो नहीं लगा दिया। ये आज की वृत्ति है। तो जिसका लगा, जिसका जल रहा है, जल जाने दीजिए, बाद में जरूरत पड़े, मिले तो सांत्वना दे दीजिएगा। लेकिन उसी क्षण तत्क्षण बिना बुलाए अगर पहुंच गए, कहीं हुआ बाद में उसी ने आप ही पर दोषारोपण कर दिया, आप ही ने लगा दिया होगा। बहुत सचेत है, ये समय बदल गया है। अब आगे बढ़ते हैं। शादी के 6 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन ससुर और सास के व्यवहार स्वरूप बार बार लंबे अलगाव की वजह से केवल 2 साल ही साथ रह पाए हैं। दोनों की नौकरी अलग अलग जगह पर है, इस कारण जल्दी आना जाना नहीं हो पाता। अब भी 1 वर्ष 2 माह से अलग रह रहे हैं, क्या ये अलगाव दूर होगा? देखिए, आपकी कुंडली में तो वक्त ही बुरा चल रहा है, तो मैं आपके लिए तो क्या कहूं। आपके पति की कुंडली की यदि बात करूं तो उनकी कुंडली में शुक्र की दशा चल रही, जो कि लग्नेश की दशा है, अच्छी है, पर वहां भी राहु का अंतर, और ऊपर से अगर देखें तो अभी अभी उनको 7.5 शुरू हो गई है, और चंद्रमा शनि का आपस में षडाष्टक योग है। ये 7.5 इनके लिए कष्टदायी होगी। संभावना बहुत कम है एक साथ करीब मिलकर के रह पाने का, यानी दाम्पत्य जीवन में एक अलगाव की स्थिति जो है वो लमसम बनी ही रह जाएगी। अब बारी आती है सास, ससुर, बाकी के और लोग। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर पति साथ देने वाला हो तो सास ससुर से कोई समस्या कभी नहीं होती है। ये बात कभी मत भूलिए। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि लड़का तो अच्छा ही है, उसके माँ बाप उसको भटका। देखिए, माँ बाप क्यों किसी को भटकाएंगे, आप जरा मुझे बताइए। कल को किसी का भी बच्चा हो, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि माँ बाप भटकाएंगे। अगर उसके पास सेंस नहीं है, लड़के के पास सेंस नहीं है कि विवाह किया है तो सामंजस्य दोनों जगह कैसे बिठाना है, तो लड़का सही हो तो मुझे नहीं लगता है कि मैं माँ बाप को दोष देने जाऊं कि सास ससुर आग लगा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं वो उनकी समस्या है। इस दुनिया में हर कोई अपनी सुरक्षा ढूंढ रहा है, उसमें बेचारे माँ बाप भी हैं। अब उनको जहां ये प्रतीत हो रहा है कि उनका बच्चा है, वो चाहे इकलौता है या 2 हो, उनको जैसे ही ये प्रतीत हो रहा है कि उनका बच्चा उनसे छिन सकता है, छिन जाएगा, कई बार लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है, तो अपनी सेफ्टी के लिए वो डरने लगते हैं। तो मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहने वाला हूं। मूल है पति के साथ संबंध, जो कि कहीं ना कहीं अब अलगाव के चलते और समय की खराबी के चलते और रही सही कसर पूरी हो जाएगी। अभी अभी जो आपको शनि की दशा शुरू होने जा रही है, वो मारक दशा है। अब जीवन में जब एक बार मार्केस आए तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि मार्केस का अर्थ हमेशा मृत्यु नहीं है, वरन ज्योतिष शास्त्र में मार्केस का अर्थ है विस्तीर्णता, नाना प्रकार की परेशानियां। विद्यार्थी की शिक्षा टूट जाए, ये उसका मार्केस है। दंपत्ति का दाम्पत्य टूट जाए, ये उसका मार्केस है। तो ये मार्केस अब शुरू होने जा रहा है। स्थिति तो गंभीर है अभी, और कम संभावना है कि अलगाव बहुत हद तक दूर हो पाए। आगे आपने पूछा है कि पति केवल अपने माता पिता की ही सुनते हैं और विश्वास करते हैं, और मेरी और मायके से बैर मानते हैं, क्या ये मुझे कभी लेने मायके आएंगे? कोई उपाय बताइए। फिर उसी सवाल का जवाब देता हूं, माता पिता का सुनना कोई बुरा नहीं है, पर परिस्थिति बिगड़ी कहां, किस पॉइंट पर बिगड़ गई है? एक दूसरा, जरा गौर करिए, इनकी कुंडली में 7वें भाव पर शनि की दृष्टि है, आपकी कुंडली में भी 7वें भाव पर शनि की दृष्टि है। आप 79 की हैं और ये 82 के हैं या 83 के हैं, तो दोनों की उम्र में भी थोड़ा फासला है। आमतौर पर अगर भारत में देखें तो विवाह कैसे होता है कि लड़की की उम्र जो है थोड़ी कम होती है, लड़के की ज़्यादा होती है, लड़की की यहाँ ज़्यादा है। निसंदेह आप दोनों के विवाह में डिले हो रहा होगा, तभी ये विवाह हुआ है, क्योंकि इनकी भी कुंडली में शनि की दृष्टि 7वें पर और आपके में भी। दोनों के दाम्पत्य जीवन में स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ थी और फलतः विवाह हुआ। अब गौर करिए तो यहाँ आपका दाम्पत्य कुछ ज़्यादा ही पीड़ित मुझे दिखता है।
फलतः अब वो अपनी माँ की सुने या बहन की, मूल ये है कि आप दोनों के बीच सामंजस्य नहीं यहां बैठ पा रहा है। एक और पॉइंट है, ग्रह मैत्री के साथ साथ लग्न, यहां दोनों का लग्न विषम राशि का है ठीक, लेकिन शुक्र और सूर्य ये भी आपस में शत्रु हैं। तो लग्नेश और राशि दोनों का आपस में शत्रुतापूर्ण भी ये स्थिति भी कई बार दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति को उत्पन्न करा देता है। और फिर आपका समय, मैं बार बार कह रहा हूं, समय आपका ठीक नहीं है। आगे आपने पूछा है दोनों के इसी अलगाव और टेंशन की वजह से बच्चा नहीं है। मेरी ट्यूब भी ब्लॉक है, क्या कभी मेरा खुद का बच्चा होगा किसी विधि से, अगर ये भविष्य में साथ रहे तो। यहां देखिए, ये आपका पंचम भाव है, संतान भावपति आपकी कुंडली के 12वें भाव में। संतान भाव पर मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि अगर आप नजर डालें तो किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं। इनकी कुंडली में आइए, यह है इनका संतान भाव। संतान भाव पर अगर आप देखें तो शुक्र बुध की दृष्टि पड़ रही है, साथ ही साथ राहु की दृष्टि। तो राहु की दृष्टि को मैं नगण्य नहीं करता हूं, तो शुक्र बुध की दृष्टि इनकी कुंडली से अगर आप देखें तो कन्या संतति के योग बनते हैं। अब आपकी कुंडली से मंगल की दृष्टि का पंचम पर पड़ना, राहु की दृष्टि का पड़ना, यह संतान प्रतिबंधक योग है। तो अभी अभी मैंने त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन कर रखा है। जिनको भी संतति से संबंधित भी परेशानी है, संतान प्रतिबंधक योग है, वो भी इसमें हिस्सा लें और अपनी समस्या दूर करें। आप ही के लिए इसके खर्चे को मैंने इतना कम करा रखा है, नहीं त्रिपिंडी श्राद्ध में खर्च ज़्यादा लगता है, तो आप उसमें सम्मिलित होइए पहले, नंबर 1। नंबर 2, देखा जाए तो मंगल की दृष्टि है, अगर मेडिकल सहयोग लिया जाए। हालांकि एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, आपकी उम्र बहुत अधिक होती जा रही है और हो गई है। बढ़ती उम्र के साथ आज के इस परिवेश में संतति होने से ज़्यादा, संतति होनी समस्या नहीं है, संतति होने के बाद कहीं उसमें कोई दीर्घकालिक रोग ना हो, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब यहाँ संतानपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, देखा जाए तो राहु शनि धर मंगल ने पापकर्तरी योग में उनको डाल रखा है। तो मुद्दा ये नहीं है कि संतति हो जाए, मुद्दा ये है कि संतति हो भी जाए तो क्या वो सुरक्षित होगी, वो श्रेष्ठ होगी। नौमांस देखने से पता चलता है कि संतान में बुध बैठे हुए हैं और ऐसे बुध पर शनि की दृष्टि है। संतान भाव में बैठा बुध, सप्तम भाव में बैठा बुध, ये नपुंसक ग्रह है, शनि इत्यादि की दृष्टि से दृष्ट होते सुख से वंचित कर देता है। तो आपकी कुंडली में संतान सुख भी कहीं बाधित है। पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो संतानपति जाकर के कुंडली के नौमांस की बात कर रहा हूं, पुरुष की कुंडली में संतानपति जाकर के कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र की दृष्टि वहां भी उन पर पड़ रही, पर उनकी भी कुंडली में राहु की दृष्टि संतान भाव पर और संतान कारक देव गुरु 12वें भाव में बैठे हैं। तो नौमांस की स्थिति कहीं ना कहीं दोनों की कुंडली में संतान सुख से आपको वंचित होता ही दिखा रहा है। लेकिन फिर भी आजकल टेस्ट ट्यूब इत्यादि का जमाना है, अगर डॉक्टर कुछ सहयोग करें तो मंगल की दृष्टि है, कुछ न कुछ बात बन सकती है। लेकिन अब तो ये भी बड़ा गंभीर एक प्रश्न है कि आपको बता दूं कि इस समय गोचर कुंडली में, इस वर्ष तो नहीं लेकिन अगले वर्ष 2024 में मई में जब देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो दोनों की कुंडली में संतान योग की स्थिति बनाएंगे। पर सबसे बड़ी समस्या तो यह कि आप दोनों भी साथ ही नहीं रह पा रहे हैं। आगे आपने पूछा है, लड़की के बाएं पैर के तलवे में ठीक पैर के अंगूठे के नीचे चक्र है तथा नाक के बाएं नथुने के ऊपर एक छोटा सा मस्सा है, इसका दुष्प्रभाव है? अगर है तो उपाय बताइए। पैर में तलवे में चक्र होना अच्छा है, यात्रा कराता है, पर स्त्री की कुंडली, स्त्री के नाक पर मस्सा या तिल होना ये दाम्पत्य सुखद नहीं रहने की सूचना है। याद रखिएगा कि स्त्री के और बाकी की इधर के जगहों में तिल इत्यादि हो तो अच्छा है, नाक पर मस्सा इत्यादि का ये दाम्पत्य को बहुत सुखद नहीं बनाता। शादी के समय कुंडली मिलान नहीं किया गया था, क्या कुछ भी अच्छा है? इन दोनों की कुंडली में जो भी खराब है कृपया उसका उपाय बताएं। बहुत मानसिक समस्या और तनाव है दोनों की ही जिंदगी में। मैं आपके लिए कुछ उपाय जरूर बताने जा रहा हूं, बता दूंगा, लेकिन ये जरूर समझ लीजिए कि अभी आने वाला समय भी कोई बहुत सुखद स्थिति मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, शनि की दशा आपको आने जा रही है और शनि की जो दशा आ रही है वो शनि लग्नगत राहु शनि की युति ये दीर्घकालिक रोग की स्थिति को प्रदर्शित करता है। पति प्राइवेट नौकरी में है, क्या पति यूं ही प्राइवेट नौकरी करेंगे या व्यापार में भी सफल हो सकते हैं? लड़की सरकारी अध्यापिका, लेकिन दोनों अलग अलग स्थान पर नौकरी करते हैं। अगर इनको आगे दाम्पत्य सुख है तो क्या लड़की का आगे पति के स्थान पर ट्रांसफर हो पाएगा? करिए, आपको करना चाहिए। अगर देखिए, दाम्पत्य जीवन नाम ही है सामंजस्य का, ये कभी मत भूलिए, नाम ही है सामंजस्य का। यहां सामंजस्य के अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सामंजस्य। एक। नंबर 2, अगर आपके पति, मैं एक बात समझाना चाहता हूं, हो सकता है कुछ स्त्रियों को बुरा लगे, मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर भले आप सरकारी नौकरी में हैं, आपका पति प्राइवेट सेक्टर में है, विवाह तो ये जानबूझ के ही हुआ था ना, अगर आप थोड़ा झुक जाएं और झुक के भी दाम्पत्य बचता हो तो जरूर बचाने की कोशिश करिए। प्राइवेट सेक्टर वाले को सरकारी के पास जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये सलाह देता हूं क्योंकि अभी आपका समय मैं देख चुका हूं, आने वाले दिनों में भी ठीक नहीं है। तो अगर आप उनके पास जा सकती हो, किसी तरह से रह सकती हो, तो मेरी राय है
कुछ दिन रहने का प्रयत्न करें। देखिए, याद रखिए, आप दोनों देव मनुष्य हैं, दोनों एक दूसरे को अगर समझने का प्रयत्न करें, देखिए चाहे वो माँ बाप बीच में आ रहे हों, कोई दोस्त आ रहा हो, बहन आ रहा हो, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बीच में जगह खाली है। ये बात कभी मत भूलिए कि बीच में कोई तभी घुसेगा ना जब जगह खाली हो, और जगह खाली नहीं हो तो कैसे कोई आएगा? यहां बीच में गैप है, उस गैप को भरिए, खाली जगह मत छोड़िए, कोई ना कोई तो घुस ही जाएगा। अरे माँ बाप नहीं घुसेंगे तो कोई तीसरा घुस जाएगा, तो आप भाग्यवान हैं। आप इस मामले में मुझसे पूछे तो आपको तो मैं भाग्यवान कहूंगा, कम से कम माँ बाप ही तो घुस रहे हैं, कोई और घुस जाएगी तो तब क्या कीजिएगा? ये गैप जो खाली है उसको भरिए। दाम्पत्य जीवन में गैप नहीं होना चाहिए, उस गैप का नतीजा है कि कोई ना कोई उसमें एंट्री जरूर लेगा। तो आप जैसे भी इसको सुधार सकती हूं। एक और पॉइंट आपको बताता हूं, आप 79 की हैं, अध्यापिका हैं, शिक्षा देना आपका काम है। अब वो जमाना गया कि पति आएंगे तो जाएंगे। अब आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां आना जाना नहीं बचा। अब यहां किसी तरह से बचाना बचा है, किसी तरह बचाइए, इस दाम्पत्य को बचाइए। मैं फिर कह रहा हूं, इस दोनों कुंडली में इतना भी कुछ खराब नहीं है। कुंडली का जो मिलापक है, अब खराबी कहूंगा तो फिर आप ही की कुंडली में मुझे कहना पड़ेगा। अगर खराबी का मैं इस्तेमाल करूंगा तो आपकी कुंडली में है, सामने दिख रहा है मुझे हर तरफ से। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो अपने से बचाइए, जरूरत पड़ने पर झुक जाइए। समय आपका ही खराब है चारों तरफ से। अब आगे इन्होंने आगे लिखा है कि लड़की का इन्होंने पूछा है, पति का सरकारी नौकरी, अब तो उम्र बचा भी नहीं होगा, अगर फिर भी बचा हो तो इनकी भी कुंडली में से तो सूर्य दशम में है। सूर्य वैसे तो जन्मांक नवमांश दोनों का ही नीच का है, बल्कि आपके सूर्य से उनका सूर्य बली है। अब परिस्थिति और उम्र बची हो, अगर वो प्रयास कर रहे हो तो मैं तो जरूर कहूंगा उनकी सरकारी नौकरी हो जाए। बल्कि उनकी कुंडली में भी शुक्र की दशा चल रही है, और शुक्र की दशा में राहु का अंतर है। शुक्र राहु का इस कुंडली में तीसरे 11वें का संबंध, इसके बाद शुक्र में गुरु का अंतर आएगा, वो भी चौथे 10वें का संबंध है। 7.5 को अगर हटा दे तो अभी भी उनको मैं प्रयास करने की सलाह दूंगा। आगे आपने लिखा है कि लड़की, मेरे मायके में केवल माँ और भाई हैं, बाप नहीं, माँ और भाई हैं, और वो भी मेरा साथ नहीं देते, वो भी चाहते हैं कि मैं वहां से चली जाऊं। मैं यहां भी उनको दोष नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। यही तो दुनिया है, इसी को तो हम समझने आए हैं। यही समझना बहुत जरूरी है, और ये बात आप अकेले मत समझिए, हर लड़की को समझाइए, हर स्त्री को समझाइए कि मां बाप भी एक बार, बड़ा ही गंभीर विषय है। पहले कहते थे कि एक बार बेटी की डोली उठी, समझ लो अर्थी अब उठ गई। ये बड़ा गंभीर विषय है, बहुत गंभीर। मतलब क्या मां बाप पत्थर के बने हुए हैं? क्या मां बाप राक्षस हैं? बच्चे चले गए, अब उनको बच्ची से कोई मतलब नहीं है, ममत्व नहीं है। तब भी था, अब भी है, हमेशा था। खून का रिश्ता कभी थोड़ी समाप्त होता है, वो भी इंसान है, उनके अंदर भी भावना है। परंतु बेटी की पूजा वही है जहां वो गई है, यानी ससुराल में, वहां रहेगी, वहां रह करके वो दुखी भी रहे। ये वही वाली बात है कि वहां से अगर वो निकले तो हो सकता है कि रोज नमक भात खाती हो, लेकिन बात अगर अच्छी करे तो यहां भी आएगी तो उसका सम्मान होगा। लेकिन वहां अगर वो दुखी है तो यहां उसका सम्मान नहीं होगा। ये आपके साथ नहीं है, हर घर की कहानी है। आपकी जन्म कुंडली अध्ययन का जो वीडियो है, मैं पहले सोचा था प्राइवेट बना करके आपको भेज दूंगा, लेकिन इसीलिए ले आया ताकि आपकी कुंडली से बाकियों को मैसेज मिल जाए। आप शिक्षिका हैं, निसंदेह आप इतना धन अर्जित कर रही हैं कि आपका जीवन कट जाए, लेकिन याद रखिए कि अब थोड़ा सा समय और बचा है, बस थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, लगभग 5 या 7 साल। फिर इसके बाद तो ऑलरेडी बच्चे के बारे में सोचा नहीं जा सकता है, उम्र कटी जा रही है, कटती चली जाएगी। एक बड़ा भयानक यक्ष प्रश्न आपके सम्मुख खड़ा होगा, क्या, किस लिए? मैं ये किस लिए कर रही हूं? मैं ये अर्जित किस लिए कर रही हूं? और उस प्रश्न का आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो प्रश्न आपको बहुत डराएगा, और विश्वास मानिए फिर इसके बाद यही भाई, यही भाभी खड़े हो जाएंगे आपके साथ। किस लिए? अपने बच्चे को आगे करके। ये दुनिया की रीत है, मैं दिन भर लोगों की इसी रीत को पढ़ता हूं। अगर उनके बच्चे हैं तो खड़े हो जाएंगे आपके सम्मुख करने के लिए कि जो भी आपका है इसके नाम आप कर दीजिए। और करेंगी नहीं तो करेंगी क्या? बचेगा क्या? आज अभी समय है, या तो त्याग दीजिए सब कुछ, मन से ही निकाल दीजिए ये रिश्ते, ये नाते, ये मोह, ये बंधन सब,
और नहीं तो अगर तनिक भी मन में कहीं कोई मोह है, कोई बंधन है, निसंदेह आपकी जन्म कुंडली में लग्नगत शनिदेव जो आपको नैराश्य वृत्ति की ओर ले जा रहे हैं, निराशा तो देंगे ही, पर अगर तनिक भी विचार है तो अपने की तरफ जाइए। कब क्या भाग्य में खुद का मकान है, और है तो कब तक? देखिए, चतुर्थ भावपति जाकर के आपकी कुंडली में लाभ भाव में बैठे हैं, ये षडाष्टक योग है, पर इस पर मैंने चर्चा कर दिया है। भूमि भवन वाहन का सुख होता है, वो आपकी कुंडली में है, और अब चाहे तो बना लें। बस अब रुकिए, मैं तो मकान के चक्कर में ही नहीं हूं। भूल जाइए मकान, भूल जाइए पैसा, भूल जाइए नौकरी, वैवाहिक जीवन उसको बचाइए। वो अगर है तो फिर ये सब आ जाएगा। पति या आप, एक भी आप दोनों में नौकरी करता हो, इतनी सैलरी मिल के आती हो कि खा लें दोनों। ठीक है कि आप रोज रोज हवाई जहाज पर नहीं घूमेंगे, रोज रोज सैर करने शिमला और मनाली नहीं जाएंगे, मैं मान लेता हूं। रोज लड़ेंगे आपस में, क्योंकि जहां धन का अभाव हो वहां भी लड़ाई होती है, पर कम से कम साथ रहेंगे तो एक समय के बाद पता चलेगा कि इसी साथ की आवश्यकता थी, पैसे की नहीं। उस बुढ़ापे से वाले, मैं रोज लोगों से मिलता हूं, उस बुढ़ापे में जब मेरे सामने आकर के कोई एक व्यक्ति कहता है मैं करूं क्या शास्त्री जी, अकेले समझ ही नहीं आता, उस व्यक्ति के लिए समझ नहीं आता, उसको मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव पर जब पहुंचूंगा तब उस समय की परिस्थिति को मैं समझूंगा। आज की परिस्थिति को मैं जानता हूं और बता रहा हूं कि आप जब उस टाइम तक पहुंच जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा पास में। क्या तलाक होगा भविष्य में या साथ मिलेगा? निसंदेह अगर थोड़ा ध्यान न दिया जाए तो आपका समय जो कुंडली का कह रहा है शीघ्र तलाक की ओर आप जा रही हैं, शीघ्र, क्योंकि शनि की दशा जो आएगी वो मार्केस है, और मार्केस अपना काम पूरा करेगा ही करेगा। बचाने का एक ही रास्ता है, थोड़ा झुक जाइए। कोई बात नहीं, आप सिंह लग्न की हैं मैं जानता हूं, आप देवगण की हैं ये भी मैं जानता हूं। मनुष्य आपके अधीन होना चाहिए था, बट मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए, ये देवता होने का मतलब क्या है? देवता, राक्षस, मनुष्य, इसमें भेद क्या है? देवगण होने का मतलब क्या है? देवता के अधीन है सदैव मनुष्य। ये तुला लग्न के हैं, तुला में सामंजस्य की वृत्ति है, परंतु आप सिंह लग्न की हैं, ग्रहों के राजा का लग्न है। अगर हर किसी को अपने अंडर रखना है, उसके ऊपर शासन करना है, तो आप केवल कोड़े की मार से किसी को अपने अंडर हो सकता है जबरदस्ती रख लें, लेकिन उसका सम्मान, उसका प्यार नहीं पा सकते। यानी एक राजा होने का यह मतलब भी है, सिंह लग्न के अगर आप हैं तो यह एक मतलब भी है कि आपका जरूरत के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से झुकना, सामंजस्य बिठाना, यह बेहद आवश्यक है। जैसा कि आपने बताया है, भोलेनाथ की आराधना कर रही हैं, वर्षों से कर रही हैं, यह अत्यंत श्रेष्ठ, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा, यह प्रारब्ध कट रहा है, शनि राहु की युति का लग्नगत होना, यह श्रापित योग है, पिशाच योग है। यह कहीं ना कहीं इस बात की भी सूचना है कि प्रारब्ध का कुछ ऐसा है जिसे काटा जा रहा है। बस भोलेनाथ की जो आराधना कर रही हैं, गलती से भी ये मत सोचिएगा कि मैं पूजा पाठ कर रही हूं उसका लाभ क्या है। कई बार प्रारब्ध इतना कठिन हो जाता है, इतना कठोर होता है कि उसको काटना इतना आसान नहीं होता। तो करते रहिए। भुवन भास्कर की आराधना आप कर रही हैं, वो भी बहुत अच्छा। त्रिपिंडी श्राद्ध भी आपने पूर्व में कराया है। मैं तो सलाह यही दूंगा कि वर्तमान समय में ये पितृपक्ष के अवसर पर जो मैं त्रिपिंडी श्राद्ध कराने जा रहा हूं, उसमें भी आप सम्मिलित होकर के एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली की जो स्थिति है श्रापित योग की, त्रिपिंडी श्राद्ध तो आपको समय समय पर करते रहना चाहिए। पितरों की कृपा आपको अवश्य चाहिए। भोलेनाथ की आराधना के साथ साथ मां गौरी की आराधना करिए। और साथ ही साथ मैंने एक वीडियो बनाया था पूर्व में पति वशीकरण मंत्र का प्रयोग मैंने बताया था। आपको उसमें से कुछ और नहीं लेना है, सिर्फ उस मंत्र को ले लेना है और उस मंत्र को नित्य 3 माला जपिए। मां गौरी से प्रार्थना करिए। मां गौरी को सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करके उनसे प्रार्थना करिए कि वो शीघ्र ही आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने की कृपा करें। और याद रखिए, बाकी सब कुछ भूल जाइए सिवाय इसके कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए जो भी जतन वर्तमान समय में करना पड़े करिए। बाकी सब कुछ बाद में बिना मतलब के हो जाएगा। अगर कुछ है तो वो दाम्पत्य जीवन। प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म कुंडली के संदर्भ में यदि कुछ कहना चाहते हैं, इनके लिए यदि कुछ कहना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट में लिखिए। ये आपके कमेंट को पढ़ेंगी। और अगर आप कुछ भी विशेष इस कुंडली के बारे में कहना चाहते हैं, इनके सुखद जीवन के लिए जो भी आप कहना चाहते हैं, मैं आपसे यही कहूँगा, ये हम सबों के बीच की एक दर्शिका हैं, सो आप इनके लिए जो भी अच्छा कह सकते हो, जिनके हित के लिए कह सकते हो, अवश्य कहिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।